हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के लिए कंप्लेन करते हैं कि सर क्या बीपीएससी बहुत टफ हो गया है। तरह तरह के देखिए उनके सवाल रहते हैं, है ना। बच्चों का जो सवाल है उसका बस एक ही नेचर है कि सर क्या ये एग्ज़ाम एक साल में पढ़ करके क्लियर किया जा सकता है, कितने सारे किताबों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग बस इस वीडियो को पहले आराम से पहले तो देखें, आराम से पहले देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि सर प्रिपरेशन कितना सिंपल हो सकता है ना। बट सबसे पहले देखिए आपको ये जानना पड़ेगा दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे पहले भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा कि सर सपोज़ आप कोई चैप्टर उठाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पहले ही से ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये चैप्टर तो मैं समझने वाला हूँ नहीं, तो कहाँ से फिर आप समझेंगे। माइंड को पहले अलर्ट कीजिए और इसको आप, है ना, ऑल इज़ वेल बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल, थ्री इडियट्स, ये पहले अपने दिमाग को बोलिए, दिल की जगह दिमाग को आप अपने बोलिए कि भाई सब सही है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसलिए पहले विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, राइट। देखिए बहुत सारे देखिए सवाल आज आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। इट्स द टफेस्ट एग्ज़ाम। बीपीएससी को अभी के टाइम में माना जा रहा है कि सर बिहार में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो उसके हिसाब से सर टफेस्ट हो गया है। ऐसा है क्या? मैं इस बात को क्लेम करता हूँ कि ये टफेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए इसके पीछे देखिए ये जो लॉजिक जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो क्या है कि भाई टफेस्ट का डेफिनेशन ही देखिए कुछ और होता है, राइट। टफेस्ट का जो डेफिनेशन है वो कुछ और है, और वो क्या है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस ही नहीं है। और आपको अगर मैं कहता हूँ कि टफ़ है तो मतलब क्या हो गया कि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम में और सारा दिमाग आपको सब कुछ पहली बार वहीं पे लगाना है, राइट। देखो ये टफ़ का देखो क्या है मैं बता दूँ। देखिए केस स्टडी हम लोग लेंगे, जैसे नासा का लीजिए आप, आईआईटीज़ का लीजिए, यूपीएससी का लीजिए और बीपीएससी का भी आप ले लीजिए। देखिए मेरे समझ से, या आप जब भी देखेंगे किसी भी आप, है ना, आप किसी से भी अगर बातें करते हैं, अगर सपोज़ वो मेंटर हैं आपके, वो आपको बताएंगे कि ये एग्ज़ाम ये और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। क्यों है समझ के चलिए। जब आप यहाँ जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, वहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। अब आपको खुद नहीं पता है कि आपका साइकोलॉजी क्या बोलता है, किसके बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, तो हो सकता है कि शायद आप उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में शायद फेल कर जाए। और वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ही नए होते हैं। आपने पैटर्न देख लिया, आप पढ़ के चले गए, वहाँ वो क्या पूछेंगे आपको नहीं पता है। आईआईटीज़ की ज़रा बात कीजिए आप, देखिए आईआईटीज़ में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कि आपको बस केवल कॉन्सेप्ट्स को सीख करके जाना है, फुल इम्प्लीमेंटेशन वहीं पे होगा। कैसे? सपोज अगर कोई फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए जो होता है वो v/t भी होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। लेकिन अब इसमें वो क्या करेंगे, इसी में थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे। अब समझ के चलो तुम, डेटा भी अलग है, फॉर्मूला भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग लगाना है। यानी कि यहाँ क्या है बीपीएससी में या यूपीएससी में, आपके पास कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, आईआर, करंट अफेयर, कम से कम इतना तो आपके पास है। अरे इतने में ही घूमोगे ना। बट यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी का कोई अंत नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, ये जो भाई यहाँ बैठे हुए यूपीएससी और बीपीएससी, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अटेंशन के साथ पढ़ सकें, कंसिस्टेंसी। इस एग्ज़ाम में वही जीतेगा जो लंबे समय तक धीरे धीरे चलने का पेशेंस रखता है। इसलिए देखिए इसको कहा जाता है इट्स द एग्ज़ाम टू टेस्ट योर परसिवरेंस, योर कंटिन्यूटी, आप कितना कंटिन्यूसली अपने काम को करते रह सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, ये बिल्कुल सही बात देखिए वहाँ पे कहा गया है, ये एग्ज़ाम देखिए आपको तैयार करता है क्या झेलने के लिए, प्रेशर। अरे आप एसडीएम बनेंगे कहीं के, है ना, आप किसी पूरे ज़िले को संभाल रहे होंगे एक समय के बाद, राइट। अब आप मेंटली इतने वीक रहें, कमज़ोर रहें कि आप किसी चीज़ को बहुत टफ मान लें पहले से ही, तो आप तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी पे हम लोग को चर्चा करना है। देखिए सबसे पहला सवाल जो जनरली बच्चों के होते हैं, सर क्या 3 से 4 साल का मिनिमम समय चाहिए क्या इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। देखो यार 3-4 साल में ना ग्रेजुएशन होता है, 3 साल में नॉर्मल ग्रेजुएशन, 4 साल में बीटेक, समझ रहे हैं आप। 3-4 साल आप केवल प्रिपेयर ही अगर कर रहे हैं तो सोचिए मतलब कि आप ये नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट आपके पास था ही नहीं। एंड आई कैन वाउच ऑन द फैक्ट कि इसी वजह से आपने इतना साल लगा दिया है। हाँ ठीक है, स्लिप करना अलग सी बात है,
कि सपोज पीटी हो जा रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एक आध अटेम्प्ट चलेगा, बट इतना लंबा लंबा अगर आप समय लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से आप यानी 4 साल का अगर आप टाइम लेते हैं तो एक साल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एक साल ज्योग्राफी पढ़िए, एक साल पॉलिटी, एक साल इकोनॉमी, साइंस साइड बाई साइड पढ़ते रहिए। लेकिन क्या वो वर्थ इट होगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो की बात ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर ये आपको नहीं पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है तो आप 10 साल भी लगा दीजिएगा, फिर भी आप लौट करके वहीं पे आ जाइएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे आपने एंड किया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए कि सर इतना समय हमें ना लगे, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए 2 फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। एक है 10:1 रूल। हर एक दिन 10-10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम टाइमर लगा करके बैठे हुए 10 घंटे से पहले तो उठेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा देखा गया है कि 8 से 10 घंटे आपको लगते हैं अगर आप चाहते हैं 1 साल में तैयार होना। तो समझ रहे हैं आप, 1 साल में अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं दे सकते हैं देन आई एम सॉरी टू से, आप इस तैयारी के लिए शायद नहीं बने हुए। और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये एग्जाम ही ढूंढ रहा है उन लोगों को जो कि लंबे समय तक सिटिंग वर्क कर सके, जिनका फोकस अपने काम पे मोर देन 10-14 आवर्स बना रहे कंसिस्टेंटली, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अरे यार, आप ऑफिसर बनेंगे, आपको कोई भी कॉल करेगा रात के 11 बजे, आपके सीनियर अथॉरिटी, तो क्या आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नींद आ रहा है, मैं सो जाऊँगा? नहीं कर सकते हैं आप। तो ये 10:1 रूल को पहले फॉलो कीजिए और 10 आवर्स ईच डे पढ़ने का आदत आप बस 21 दिन तक फॉलो कीजिए। 21 डेज कंटिन्यूसली बस आप जाइए। साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है कि किसी भी हैबिट को अगर आप 21 दिन तक करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कहना चाहिए, अगर आप किसी एक्टिविटी को 21 दिन करते हैं तो वो आपके नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाता है। वो क्या बनता है? आपके नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाता है। अगर आप 10-10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, आप पहले मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो वो तो उसी केस में पॉसिबल हो पाएगा जब तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओ, वरना जब तुम टाइम ही मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका समय कहीं ना कहीं वेस्ट होता आपको नज़र आएगा। और आपको पता भी रहता है कि आपका जो समय है वो वेस्ट हो रहा है, बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है अभी तक। 21 डेज़ वाले थियरम पे आपने अभी तक काम किया ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को याद रखिए ताकि ये 3 से 4 साल सीधे घट करके 1 साल आ जाए, मैक्स टू मैक्स 2 साल। समझ रहे हैं आप? घटाने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर मैंने आर्ट्स नहीं पढ़ा है, पहले मैं तो बीटेक बैकग्राउंड से था, मेरा तो अकाउंट्स था, ये था वो था, सर क्या मैं अभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ? देखिए, मैंने कितने सारे देखिए आप एग्जाम्पल्स आपको पेश किए तरह तरह के बैकग्राउंड से। रोमन साइनी सर आप जानते होंगे, ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 13 था इनका। एंड यस, ये डॉक्टर थे। गौरव अग्रवाल सर, ऑल इंडिया रैंक 1। क्या क्या था इनका एकेडमिकल बैकग्राउंड? इनका था कि ही वॉज एन IITian एंड ही वॉज आई थिंक ही डिड IIM फ्रॉम अहमदाबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीना डाबी मैम, इनका देखिए पॉलिटिकल साइंस PSIR। तो देखो 3 डाइवर्स फील्ड्स के आपको यहाँ पे टॉपर्स देखो दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये UPSC वाले हैं, बट यहाँ पे आपको दिखेंगे BPSC वाले भी। ये आपके देखिए जो 3 टॉपर्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से तीनों के तीनों हैं। ठीक है, इनके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना? इनके बारे में तो देखिए एक मूवी भी आ चुकी है, उस मूवी को देखिए, बहुत मोटिवेशन छुपा है उस मूवी के पीछे। इनका क्या था बैकग्राउंड देखिए, इनके बारे में एक और कहानी आप कभी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। 7th क्लास के स्टैंडर्ड को शायद ये गए थे पढ़ाने के लिए और उनको वो कंफर्टेबल नहीं थे पढ़ाने के लिए। इन्हें लगा कि सर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। अब सोचिए देखो आप, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप समझ रहे हैं? तो एकेडमिक आपका क्या रहा है बैकग्राउंड, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा। इन्हें आप जानते होंगे, श्वेता कौर है ना, DIA की ही ये स्टूडेंट थी और इन्होंने बड़े ही शानदार ढंग से 330 रैंक शी सिक्योर्ड। और उसके बाद आप यहाँ देखिए प्रकाश त्रिपाठी, काफ़ी मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं भैया, और बहुत ही इनका भी ये जो जर्नी था ना बहुत स्ट्रगल से भरा था। आई थिंक इन्होंने 4 अटैम्प्ट, यस 4th अटैम्प्ट, इनका 4th अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। लेकिन ये बात आप जरा समझ के चलिए, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहे थे
मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ जो 4 साल तक केवल पढ़ाई कर रहे हैं फिर दे रहे हैं अटेम्प्ट कॉलेज के बाद। अरे इतना समय क्यों लेना यार, कॉलेज कंप्लीट हुआ, ढंग से बैठ के स्ट्रैटेजी बनाइए, 1 साल में कंप्लीट कीजिए, आप एग्जाम्स दीजिए उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस केवल धीरे 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 एक्सट्रीम अल्ट्रा स्लो स्पीड से आप पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड देखिए ना आप यहाँ पे, डॉक्टर थे कौन, रोमन साइनी। गौरव अग्रवाल ये क्या थे, इंजीनियर थे और इन्होंने कैट एग्जाम क्लियर भी किया था। टीना डाबी आर्ट्स बैकग्राउंड से। मनोज कुमार शर्मा, श्वेता कौर, ये सब देख रहे हैं, ये सब के सब बहुत है ना, बहुत प्रख्यात नाम है, आप देख सकते हैं कि भाई आप गूगल भी कर सकते हैं। अगला देखो, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे जनरली मुझसे पूछा करते हैं, मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर ये बताइए कि जैसे पॉलिटी में कितने किताबों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक बच्चे से ऐसी मजाक किया कि एक काम करूँ, 4 किताबें आती हैं मार्केट में, सब लेके आ जाओ। तो मैंने ऐसे ही मजाक किया, मुझे नहीं पता था कि ही विल बी सो सीरियस। वो अगले दिन 4 किताबों को खरीदा, आई मीन उसने खरीदा एंड ही केम टू द क्लास। लक्ष्मीकांत, डी बसु, PM बख्शी, सुभाष कश्यप, 4 किताब वो उठा करके आया। सर बुक्स, उसे ऐसा लगा कि सर 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद तो फिर मेरे कोई सवाल छूटेंगे ही नहीं। एक किताब को पढ़ने में आपको कम से कम लगता है महीना 1.5 महीना, 4 किताब को पढ़ने में आपका चला जाएगा आराम से 6 महीना। तैयारी करना है आपको 1 साल, पढ़े हो 6 महीने में सिर्फ एक सब्जेक्ट, क्या करोगे आगे। करेंट अफेयर्स पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना था, हिस्ट्री पढ़ना था, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, बिहार स्पेशल, कहाँ से पढ़ोगे, समय रहे तब तो पढ़ोगे, राइट। बट ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को सिंपल करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक लगा दिया एग्जाम्पल। ये क्या है, ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस, आपने भी बचपन में किया हुआ स्कूल में। ये शीट ऑफ पेपर है, देखिए यहाँ पे आराम से, ये शीट ऑफ पेपर है और यहाँ से सनरेज देखिए आ रहे हैं, और ये लेंस क्या करता है, पूरे एनर्जी को जो भी इस पे आ रहा है, जितना भी एनर्जी, उस पूरे एनर्जी को एक जगह पे देखो फोकस कर दिया इसने यहाँ पे। और थोड़ी देर के बाद ये जो एनर्जी है, क्योंकि ये तो देखो लाइट है एंड लाइट हैज़ गॉट हीट, उस हीट के कारण क्या हुआ कि धीरे 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 यहाँ से फायर, यानी कि ये जलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हें भी काम करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, एकदम ठोक ताल करके आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सर अगर आप अपने एनर्जी को 10 जगह पे स्कैटर कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे। अरे आग लगाना है ना आपको एक जगह पे, पेपर पे, पूरी एनर्जी को पहले कॉन्सेंट्रेट करो। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 10 किताबों का जो जाल है ना, माया जाल, वो छोड़िए, एक कोई भी आप बुक को पकड़िए, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी। देखिए टेक्स्ट बुक जब लिखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस बुक में कुछ अलग ही लिखा जाता है, अरे घुमा करके लिखा जाएगा, घुमा फिरा करके बात वही निकलता है उसका। एक सब्जेक्ट एक बुक, याद रखिएगा, 1 सब्जेक्ट 1 बुक बस। अगर आपको पॉलिटी में है तो एक बुक, इकोनॉमी में है एक बुक, एंशिएंट हिस्ट्री NCERT, ओल्ड NCERT RS शर्मा, राम शरण शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र, आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स 11th क्लास की NCERT, चारों जो NCERT आपकी 11th 12th क्लास की हैं, ज्योग्राफी की वो ले लो आप, 9th 10th क्लास की NCERT साइंस वाली वो रख लें आप, रमेश सिंह जो कि आप लोग सब लोग बहुत पॉपुलरली देखते हैं वो उठा लें आप, क्योंकि वो अपडेट होता चला जाता है, और लक्ष्मीकांत आप ले लें, पॉलिटी हो गया। अब आपको और क्या पढ़ना बच गया भाई। हाँ, लेकिन इन किताबों पे आपको कंट्रोल, मतलब समझते हैं ना, कंट्रोल होना चाहिए आपका कंट्रोल होना चाहिए उन किताबों पे, उन किताबों का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपका ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि आपसे नींद में कोई उठा करके बोले कि आर्टिकल 17 क्या है, यस सर, अनटचेबिलिटी। कौन से हाई कोर्ट ने उसे डिफाइन किया था, मैसूर। आर्टिकल 21 से कौन सा केस रिलेटेड है, मेनका गांधी से 1978। ये तब होगा जब आप अपने नज़रों को, अपने ध्यान को, अपने दिमाग को एक जगह पर टिका कर रखने वाले बहुत लंबे समय तक, और आप भटके नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एक बुक पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आया, दूसरे पे, उसी सब्जेक्ट में दूसरे किताब पे चले गए, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट लगा, फिर से तीसरे, अरे यार इसी पर टिकते, डाउट हो रहा है गूगल करें, यूट्यूब करें, क्लासेस आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे जाकर मेंटरशिप ले, आराम से फैकल्टी से आप बैठें, समझे वो क्या चीज़ है, सेटिस्फाई पहले हो जाए कि सर जो टॉपिक मैंने पढ़ रखा है अभी तक उसमें तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द गारंटिंग पॉइंट। तो देख रहे हैं, देखिए ये, इसके लिए आपको थियरी ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस ये आपको लगाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए
देखिए एक बहुत ही मतलब एक प्रोवर्ब है जो कि बहुत सुनने को मिलता है, द मोर बुक्स यू रीड द हायर इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग थ्रू। ये बिल्कुल गलत है, मैं खारिज करता हूँ इसको, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। बल्कि ये कहा जाता है इट्स बेटर टू रीड अ सिंगल बुक फॉर 10 टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स फॉर अ सिंगल टाइम। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि आप 10 किताबों को सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं। एक को 10 बार पढ़ो, पहली बार जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं आपका एक व्यू पॉइंट बनता है, फिर जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं आपका थोड़ा और व्यू पॉइंट उसमें और इंटेंस बनना शुरू होता है। करते 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 10 आई मीन नॉट 10, 5-6 रीडिंग के बाद, 5 से 6 रीडिंग लेने के बाद आपका जो परसेप्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप केवल उस बुक के उस कंटेंट को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप चुपचाप जो कीवर्ड्स हैं जो आपने सीखा है उन कीवर्ड्स को बस वहाँ से आप निकाल के किसी वाइट शीट पे लिख लीजिए। वो होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में ये नहीं होता कि पूरा पूरा आपने पेज पकड़ा, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 10 या आर्टिकल 9 पूरा पूरा छाप दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है भाई। एक आर्टिकल अगर आपने सपोज 14 पकड़ा है, आपने उसके बारे में सपोज 1.5 पेज पढ़ लिया, उसको 4-5 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद उसमें से बस कीवर्ड्स निकाल करके साइड में बस कहीं लिख लो। अब क्या करोगे, ऐसे करते करते 300 पेजेस का जो बुक है, 300 पेजेस का जो बुक है वो समराइज हो जाएगा केवल 40 से 50 पेज में। अब उस 40-50 पेज को इतने मोटे से, पतले से कहना चाहिए, इतना पतला सा आपको जो नोट्स होगा, इसे रिवाइज करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, 3 घंटे बहुत है। तो वो क्या होगा कि आप हर संडे को आप चाहें तो अगर आपके पास वैसा पूरे सब्जेक्ट का छोटा छोटा अगर शॉर्ट नोट्स बन जाए तो आप सैटरडे संडे को बैठ करके आराम से उन 6-7 बुकलेट्स को रिवाइज कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपका जीएस हमेशा के लिए मजबूत हो गया। फिर पढ़ते रहिए करंट अफेयर, बस ज़िंदगी भर, फिर जब तक आपका नहीं हो रहा तब तक करंट अफेयर्स पढ़िए। बट मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी से चलेगा उसके लिए 1-2 अटेम्प्ट बहुत होता है, काफ़ी होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सर क्या हमें साधु बनना पड़ता है क्या इस तैयारी को करने के लिए? बहुत तो सोचते हैं कि नहीं आइसोलेट हो जाओ, समाज से कट जाओ, दुनिया से हट जाओ। ठीक है, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा घुस जाएं उसमें, बट ऐसा नहीं है कि दोस्तों से भी आप बात करना बंद कर दें। हैव दैट कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, दोस्त बनाइए, दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। आप सारे बातों को अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते हैं, तो सब जगह पे बैलेंस चाहिए, रिलेशनशिप बैलेंस बना करिए चलिए रिलेशंस को। ये एग्ज़ाम यूपीएससी में तो कहीं नहीं लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपको साधु बनना पड़ेगा, दुनिया से कटना पड़ेगा। हाँ, सोशल मीडिया को अपने ऑफ कर दीजिए क्योंकि सोशल मीडिया से थोड़ा डाइवर्जन होता है, बट 1-2 दोस्त रखिए जो जिनसे ना आप बातें कर सकें। मैं बता रहा हूँ आपको, हर 4 से 5 दिन के बाद आपको फील होगा कि सर वी आर डिप्रेस्ड, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यही होता है ना। और आप चले आते हैं ऐसी अवस्था में, देख रहे हैं इंट्रोवर्ट मतलब जो बोलना नहीं चाह रहा है ज़्यादा, जो अपनी बातों को अपने से ही कर रहा है कहीं बैठ करके। इंट्रोवर्ट मतलब हु फील्स लाइक अनकंफर्टेबल, जब 10 लोग बैठे होंगे वहाँ पे वो बात नहीं कर पाएगा। बैटरी लेवल देखिए आपका ये हो जाता है रेड। और ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट, खूब ज़्यादा बोलते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस खूब ज़्यादा, मतलब ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस। अब एक बात बताइए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं यानी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो आप आंसर राइटिंग क्या करेंगे फिर? बीपीएससी में आंसर राइटिंग करना है ना भाई, देयर यू हैव टू एक्सप्रेस, यू हैव टू शो योर पोटेंशियल ऑफ इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन ड्रॉ करने का आपका पावर दिखना चाहिए वहाँ पे। आप तो यही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस अवस्था में नहीं जाना है। आराम से मस्त होकर के पढ़िए, बहुत ज़्यादा भी अपने आप को ना मतलब ऐसा नहीं बना देना है कि बिल्कुल मशीन बन जाए। उस 10 घंटे में आपके कोचिंग क्लासेस के भी जो ड्यूरेशन है वो इंक्लूडेड है ना। 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ते हैं मान लीजिए किसी क्लास में, 5-6 घंटे खुद का दीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, बस हो गया। 2 बार 4 बार रिवाइज़ करने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और छोटा छोटा बुकलेट्स बांट करके आप उसको रख लीजिए आराम से, है ना, उसका शॉर्ट नोट्स बना करके। और शॉर्ट नोट्स ही आपको काम आएगा, क्योंकि जो मेंस होता है ना उस समय ऐसा हो जाता है कि मेंस में देखा गया है कि बैक टू बैक देखिए पेपर्स होते हैं। अब आप सोच के ये चलेंगे कि नहीं सर ठीक है हम लोग मोटे मोटे नोट्स रखेंगे, तो यार एक दिन में 2-2 पेपर होता है, कहाँ से रिवाइज़ करोगे? वही 100 पेज रहेगा आपका, 2 सब्जेक्ट आराम से आप कर जाएंगे रिवाइज़। ठीक है, तो इस मोड में बिल्कुल भी नहीं आना है, ये आपको इंट्रोवर्ट बनाता है, ये बना देता है आपको, ये आपको बनना है इस तरह का एनर्जेटिक, बिल्कुल अच्छे से ताकत के साथ आराम से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और
ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा सीरियस बनने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने बातों को रखिए। और इस तैयारी में मैंने एक और चीज़ देखा कि बच्चे डिबेट करना शुरू कर देते हैं। डिबेट मत कीजिए, बचिए उस मतलब कंट्रोवर्शियल डिबेट से बचिए। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, अब मैंने देखा कुछ बच्चे आपस में ही लगे हुए हैं, वो सब नहीं करना है। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये कॉन्सेप्ट था, आपके काम का पॉइंट्स आपको मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप जानते हो, चुप रहिए। फिर जहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है ना वो डायरेक्शन डिस्कशन का कहीं और घूमने वाला है, अपने आप को वहाँ से साइड कर लीजिए और अपने आप को स्टेबल रखिए कि सर मेरे को पता है कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ काम इसका आना है ना इस कॉन्सेप्ट का, वो वहाँ पे आ जाएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को सही प्रूव करने में और स्मार्ट प्रूव करने में कुछ रखा नहीं है। वो करने के लिए पूरा लाइफ बचा हुआ है आपका, और वो दिखने से दिखाने से आपका स्मार्टनेस नहीं दिखता है, वो एक बॉडी का ऑरा होता है, ऑटोमेटिकली वो दिखेगा। अगर आप काम में अच्छे रहिएगा, पीपल विल ट्रीट यू एज अ स्मार्ट पर्सन। उसके लिए आपको कहीं से सर्टिफिकेट बनवाने की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई ग्रेजुएशन का कोई ये नहीं है, टर्म्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा ये भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बात नहीं है सर कि ये टफेस्ट है। हाँ, टफेस्ट होता तो मैं ज़रूर कहता, बट ये टफेस्ट नहीं है। ये बहुत अप्रोचेबल एग्ज़ाम है। बस 2 चीज़ याद रखें। पहला, टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट एकदम ढंग से करें, अच्छे से करें। और दूसरा, रिवाइज करते रहें, रिवाइज कर करके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जिस दिन शॉर्ट नोट्स पूरे जीएस का आपके पास आ गया, आपका काम खत्म हो गया। और इस बात की भी बिल्कुल चिंता ना करें कि सर 1000 बुक पढ़ने, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बता दिया। रमेश सिंह उठा लिया आप इकोनॉमी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, हिस्ट्री में 3 आते हैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर, फाइन आर्ट्स क्लास 11th। उसके बाद फिर आपका साइंस आता है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, शायद मैंने बता भी दिया। और उसके बाद फिर आपको पकड़ना है क्या, फिर और क्या बच गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी आपका हो गया 11th और 12th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी 4 किताबें। इतने पे कंट्रोल रखिए। बाकी PYQs बनाइए, जगह जगह के जहाँ भी टेस्ट पेपर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा, सपोज अगर कहीं पे ऐसा है जहाँ पे लोग सीरियस नहीं है पढ़ाने के लिए, वहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। बट जेन्युइन अगर इंस्टीट्यूट है जो केवल रिजल्ट के लिए ही पढ़ा रहे हैं, और वो आपके लिए आज को जज करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। तो ये था आज का जो भी पूरा आप लोगों के लिए एक है ना साइकोलॉजिकल लेक्चर था, ताकि आप थोड़ा सा फील गुड कर सके। क्योंकि हमारा देखिए टारगेट ये भी रहता है, बिकॉज वी हैव पास्ड फ्रॉम योर, है ना, मतलब जो आपका भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो हमें भी एक समय हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरे नहीं, ठीक है। क्योंकि डर के आगे क्या है भाई, डर के आगे जीत है, और जीतना ही है, हारने का कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो चलिए इसी तरह के लेक्चर्स के साथ फिर से मिलेंगे आपके, ये सौरभ सर आपके सामने फिर से आएंगे। एंड मैं देखता रहूँगा क्या क्या आपको बूस्टर डोज चाहिए, है ना, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी होते हैं वो भी आपके लिए अब लाए जाएंगे। ओके, सो टेक केयर एंड ईट वेल, स्लीप वेल एंड थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।